नमस्कार मित्रों हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित यह आपका लेक्चर वीडियो है। विश्व इतिहास के कुछ विषय, विश्व इतिहास का कुछ विषय, यह आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का पुस्तक है यह, ठीक है। विश्व इतिहास के कुछ विषय क्लास 11th का पुस्तक है, ये आपका बुक है। और इसी बुक में लेखन कला और शहरी जीवन, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न है, रिलेटेड जो आपका टॉपिक है वह इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। और यह दूसरा लेक्चर वीडियो है मित्रों, मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड, लेखन कला और शहरी जीवन से रिलेटेड यह दूसरा लेक्चर वीडियो है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। 1499 रुपए की सीरीज है। आप लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये दूसरा लेक्चर वीडियो है और पहला लेक्चर वीडियो मैंने डेमो क्लास में दिया हुआ था। यह दूसरा लेक्चर वीडियो है। जो लोग हमारी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बस उनको यह सब सारे मटेरियल आपको मिलेंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया था, यहां से शुरुआत करते हैं। मेसोपोटामिया की कृषि एवं जलवायु। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, वह इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मैं लेखन कला और शहरी जीवन जो एनसीईआरटी का टॉपिक शुरू कर रहा हूं, यहीं से आपको प्रश्न को देखने को मिलेंगे। तो मेसोपोटामिया में कृषि व्यवस्था कैसी थी, इसको देखेंगे। मेसोपोटामिया की कृषि एवं जलवायु, यह आप मेसोपोटामिया की सभ्यता का पूरा आप लोग मैप भी देख रहे हैं। यह है आपका मैप पूरा, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का यह मैप मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, जिसमें दजला और फरात नदी बह रही है और इसके बीच में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दजला और फरात नामक नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर, ये से ऐसी ये सब क्या है, ये ब्लू कलर की जो है लाइन, ये दजला नदी है और ये ब्लू कलर की लाइन जो है फरात नदी है, ठीक है। तो दजला और फरात नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही। इन नदियों से बाढ़ आती रहती थी, तब जब उनको पानी की सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता था, ठीक है। और जब नदियां बाढ़ का पानी लेकर आएंगी तो मिट्टी जो है उपजाऊ तो होगा ही, ठीक है, तथा यह उपजाऊ मिट्टी वहां जमा हो जाती थी, ठीक है। तो कृषि कार्य भी यहाँ पर होता था। यहाँ का रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित है, देखिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये पूरा, इसमें जो साउथ वाला एरिया है यही आपका रेगिस्तानी एरिया है, ठीक है, यही आपका रेगिस्तानी एरिया है। तो इसके बारे में है कि यहाँ का जो रेगिस्तानी भाग है वो दक्षिण में स्थित है। यहाँ भी कृषि की जाती थी। जब फरात नदी उन रेगिस्तानी भागों में पहुंचती थी तो छोटे छोटे कई धाराओं में बढ़कर नहर जैसे सिंचाई कार्य करती थी। जब ये जो फरात नदी है वो दक्षिण भागों में पहुंचती थी तो कई धाराओं में बढ़ जाती थी, ठीक है। जब फरात नदी दक्षिण भागों में पहुंचती थी तो कई धाराओं में यह बंटने लगती थी, ठीक है, जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देती थी। देखिए, पहले तो मैंने बताया कि आपका यह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यहाँ पर ये जो मैप आप लोग को दिखाई दे रहा है, यह आपका उत्तरी मेसोपोटामिया जो था यह असीरिया वाला भाग था, और दक्षिणी मेसोपोटामिया जो जो भाग था वह बेबीलोनिया कहा जाता था या सुमेरिया कहा जाता था। तो ये जो दक्षिणी वाला जो भाग था यही आपका रेगिस्तानी था, ठीक है, रेगिस्तानी भी था। और लेकिन हालांकि यहाँ पर मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बह कर आती थी, तो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का मैदान भी था और यहाँ पर खेती भी की जाती थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देती थी। हालांकि यहाँ आवश्यक वर्षा की कमी रहती थी, ठीक है, यहाँ आवश्यक वर्षा कम होता था दक्षिणी भाग में, लेकिन यहाँ पर जो नदियां होती थी बह कर आती थी और नदियां अपने साथ क्या करती थी, उपजाऊ मिट्टी भी बहाकर लाती थी, ठीक है। स्टेपी क्षेत्र का कार्य पशुपालन है। तो यहाँ पर स्टेपी वाला घास का मैदान भी मेसोपोटामिया में पड़ता था। जो यहाँ पर खेती के अलावा क्या होता था, भेड़ बकरियों का पालन होता था। स्टेपी घास के मैदान जो थे पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी, ठीक है। ये जो भेड़ बकरियां हैं स्टेपी घास के मैदानों में और पूर्वोत्तर पहाड़ी मैदानों में पाली जाती थी, पूर्वोत्तर, ठीक है। जैसे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है पूर्वोत्तर, ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता का एरिया है,
यही स्टेपी घास का मैदान यहीं पर था। ठीक है, और भेड़ बकरी का पालन आदि किया जाता था। ठीक है, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। अब देखिए, मैंने बताया कि मेसोपोटामिया में तीन बड़े प्रमुख नगर थे, उर, उरुक और मारी। ये उर, उरुक, उर और मारी, ये तीन प्रसिद्ध नगर थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के। और इन नगरों का जो विकास हुआ था वो 3000 बीसी में हुआ था। देखिए, यह मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड दूसरा लेक्चर वीडियो है एनसीईआरटी हिस्ट्री का। ठीक है, जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे यह कोर्स उन्हीं लोग को मिला हुआ है जो यह उन्हीं लोगों को यह वीडियो मिला हुआ है जो पेड कोर्स का हिस्सा है। अब देखिए, उर, उर जो नगर मैंने बताया कि तीन बड़े नगर थे, उर, उरूक और मारी। ये तीन बड़े नगर थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के। ठीक है, उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। उर नगर में क्या था? नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियां जो थी टेढ़ी मेढ़ी सकरी थी। ठीक है, मतलब एक कंजेस्टेड एरिया था उर नगर। ठीक है, उर जो नगर था वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था। नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। नगर नियोजन का मतलब बहुत ही चौड़ी सड़कें नहीं थी, आमतौर पर नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ठीक है, ये नगर नियोजन की विशेषता होती है। तो नगर नियोजन पद्धति का अभाव था उर नगर में, और गलियां क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी और सकरी थी, पतली गलियां थी। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। सब उर नगर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, घर बनाते समय नगर के लोग जो थे वो शकुन और अपशकुन का विचार करते थे। मतलब उर जो नगर था एक कंजेस्टेड एरिया वाला नगर था, जहां पर गली जो थी टेढ़ी मेढ़ी और सकरी थी। नगर नियोजन का पद्धति का अभाव था। जल निकासी प्रणाली की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, और वहां के लोग थोड़े अंधविश्वासी थे, शगुन और अपशगुन आदि का विचार करते थे। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ सिंबल भी बनाया है ताकि आप लोग समझें। ठीक है, अब देखिए उर की बात हो रही थी, अब क्या है? मारी नगर। मारी नगर को देख लेते हैं। मारी नगर क्या है? तो 2000 बीसी के बाद फरात नदी के किनारे मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। मारी नगर क्या था? एक शाही राजधानी था। ठीक है, एक राजधानी नगर था मारी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो राजधानी नगर था वो क्या था? मारी नगर। ठीक है, मारी। और ये किस नदी के किनारे था? तो फरात नदी के किनारे यह मारी नगर था। ठीक है, यह व्यापारिक स्थल, अब देखिए इसका विशेषता क्या है? ये क्या था? यह एक व्यापारिक स्थल था, समृद्ध और खुशहाल था, तथा यहाँ पर राजमहल मिला है। देखिए, जब यह राजधानी नगर था तो यहाँ पर राजमहल मिलेगा ही। ठीक है, मारी नगर में। ठीक है, और व्यापारिक व्यवस्था भी यहाँ पर अच्छी थी। यहाँ पर एक मंदिर के साक्ष्य भी मिले हैं मारी नगर में। ठीक है, ये भी आप जान लें। ये आपका मारी नगर का जो है अवशेष आप लोग को दिख रहा है, ये मारी नगर की अवशेष है। लेखन कला। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता ने पूरे विश्व की सभ्यता को एक चीज से परिचय परिचय कराया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला एकदम उन्नत अवस्था में थी। वहां के लोग लिखना जानते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग। यह सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, और लिखते किस कैसे थे? तो मिट्टी की पट्टिका, मिट्टी की पट्टिकाएं बनाई जाती थी, चादर बनाई जाती थी मिट्टी की मोटी, और उस पर क्या किया जाता था? सरकंडे की नोक से लिखा जाता था। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद उस गीली मिट्टी की जो पट्टिका होती थी उसे आग में तपा लिया जाता था या धूप में सुखा लिया जाता था। फिर लिखा हुआ चीज जो था वो हमेशा के लिए अस्थायी बन जाता था। ठीक है, तो लेखन कला देखेंगे। देखिए, मेसोपोटामिया में जो पहले 1 मिनट, ठीक है, मेसोपोटामिया में जो पहले मिट्टी की पट्टिका पाई गई है वे लगभग 3200 बीसी की है। मिट्टी की पट्टिका कब कब कितनी पुरानी है? लगभग 3200 बीसी है, बीसी की है मिट्टी की पट्टिकाएं। ठीक है, इस पर सरकंडे की तीखी नोक से किलाकार लिपि द्वारा लिखा गया है। किलाकार लिपि मतलब, किलाकार मतलब डाट डाट लगाकर गड्ढा करके ऐसे लिखा गया है किलाकार लिपि में। ठीक है, लेखन कला की विशेषताएं। जो लिखा जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, कैसे लिखा जाता था उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। ध्वनि के लिए किला अक्षर चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। ध्वनि के लिए क्या किया जाता था? किला अक्षर चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। यह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। ठीक है, अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने होते थे। जितना भी अलग अलग ध्वनि होता था उसके लिए अलग अलग सिंबल होता था, अलग अलग चिन्ह बनाए जाते थे। ठीक है, तो बहुत सारे जो लिपिक होता था, लिखने वाला होता था, उसको बहुत सारे सैकड़ों चिन्हों को सीखना होता था, समझना होता था। ठीक है, सीखने के पहले उसे गीली मिट्टी पर लिखना होता था, सूखने से पहले। मतलब जो पहले तो गीली मिट्टी पर क्या 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 बोला हूँ, लिख लिया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद सुखाया जाता था, चाहे धूप में सुखाया जाए या आग में सुखाया जाए। ठीक है, तपाया जाए। लिखने वाले कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और लिखने वाले जो थे वो कुशल व्यक्ति थे।
ठीक है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी पर पूरा का पूरा चीज खराब हो सकता था, इसलिए लिखने वाले जो थे एक कुशल व्यक्ति होते थे। जैसे यह यहाँ पर लेखक है, लिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो कुछ लिखा गया है वह किस लिपि में लिखा गया है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इसे भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो कुछ लिखा गया है उसकी लिपि क्या है। तो उसकी लिपि है किलाक्षर, किलाक्षर लिपि में लिखा गया है। अगर इंग्लिश में देखा तो क्यूनिफॉर्म लिपि, यूनिफॉर्म सिस्टम, ठीक है, किलाक्षर या क्यूनिफॉर्म। ये क्यूनिफॉर्म क्या है, तो यह लैटिन भाषा का लैटिनी शब्द है, लातिन लिखा है, लैटिनी शब्द है, लैटिनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ है आकार। ये क्यूनिफॉर्म है जो लैटिनी शब्द क्यूनियस से बना है, क्यूनियस से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, आकार होता है, ठीक है। मेसोपोटामिया में इसी लिपि में ही लिखा जाता था, तो यह आप जान लें किलाक्षर लिपि में लिखा जाता था, जिसे हम क्यूनिफॉर्म बोलेंगे। और यह जो क्यूनिफॉर्म है ये किस कौन सा लैटिन कौन सा शब्द है, क्यूनियस शब्द है, लैटिन शब्द है क्यूनियस, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आकार। काल गणना, अब मेसोपोटामिया की सभ्यता में काल गणना कैसे किया जाता था, जैसे कि आपको पता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे एक वर्ष में 12 महीने, एक वर्ष को 12 महीनों में विभाजित करते थे, एक महीने को 4 सप्ताहों में विभाजित करते थे, एक दिन को 24 घंटे में, एक घंटे को 60 मिनट में विभाजित करते थे। मतलब काल गणना में इतने ज्यादा परिपक्व थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग। काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया की को मेसोपोटामिया की देन है। काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा जो है दुनिया को मेसोपोटामिया की देन है, ठीक है। इस सभ्यता के लोग गुणा भाग करना, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज से भी परिचित थे। गुणा भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज से भी इस सभ्यता के लोग क्या थे, परिचित थे, ठीक है। काल गणना के लिए यहाँ के लोग एक वर्ष को कितने 12 महीनों में विभाजित करते थे, एक महीने को 4 सप्ताहों में विभाजित करते थे, एक दिन को 24 घंटे में विभाजित करते थे और एक घंटे को 60 मिनट में विभाजित करते थे। मतलब काल गणना में इतने ज्यादा परिपक्व थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग, ये बड़ी चीज है अपने आप में, ठीक है। मेसोपोटामिया में शहरों का जो प्रकार था वह कैसा था, तो यहाँ पर कई प्रकार के शहर बने हुए थे। जैसे एक ऐसा शहर था जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुआ था, मतलब धार्मिक स्थानों, आज भी तो आज भी तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान है जो शहर बने हैं, ठीक है। प्रयागराज है, वाराणसी है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम है, रामेश्वरम है, ठीक है। तो ये शहर जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए थे, ऐसे शहर थे। फिर वैसे शहर जो व्यापार केंद्र के रूप में विकसित शहर थे, ठीक है। और एक ऐसे शहर थे शाही शहर, मतलब राजधानी शहर, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के शहर मेसोपोटामिया में थे, ठीक है। आगे देखेंगे नगरों की बसावट, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो नगर थे उनकी बसावट क्या सिस्टम है उसे देखेंगे कि किस तरह से नगर मेसोपोटामिया की सभ्यता में थे। तो शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। देखिए शहर बनता कैसे है, ठीक है। शहर जैसे तब बनता है जब अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं। केवल अर्थव्यवस्था का जो मूल केंद्र है कृषि न होकर कृषि के अतिरिक्त आय पैदा होने लगता है, अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तो उसे ही शहर कहते हैं, तब यह शहर का निर्माण होने लगता है, ठीक है। शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन, देखिए शहरी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, गांव में क्या होता है, केवल खाद्य उत्पादन ही होगा, कृषि व्यवस्था होगी, ठीक है, पशुपालन होगा। लेकिन शहरी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन, तरह तरह की सेवाओं की भी भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, जो नगर के लोग होते हैं वह आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वह एक दूसरे पर आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि गांव में क्या होता है, ज्यादातर लोग आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। इसमें आपस में लेन देन होता है और शहरी क्रियाकलापों से गांव के लोग भी जुड़े रहते हैं, ठीक है। शहरी जीवन की विशेषता, अब शहरी जीवन की क्या विशेषता होती है, तो शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है, बिल्कुल श्रम विभाजन शहरी जीवन में बिल्कुल होता है। मिनट, देखिए शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है, विभिन्न कार्यों से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। शहर भी विनिर्माता के लिए ईंधन, धातु और विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से लाते हैं। तो ये शहरी जीवन की क्या है, शहरी जीवन की विशेषता है। हालांकि मेसोपोटामिया वह एक ऐसा सभ्यता था जहां से शहरी जीवन का प्रारंभ हुआ।
इसलिए यहाँ पर शहरी जीवन की विशेषता देना उचित समझा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही, ये मेसोपोटामिया के जो शहर थे वहां पर माल की आवाजाही कैसे होती थी उसे देखना होगा। लाइन पर रहिएगा आप लोग। हाँ, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हों, पर उसके वहां खनिज संसाधनों का अभाव था। यही मैं बोल रहा हूँ कि वहां पर क्या था, खाद्य संसाधन के लिए मेसोपोटामिया जाना जाता था, लेकिन खनिज संसाधनों का बिल्कुल अभाव था। और टीआरई 2.0 में यह प्रश्न उठा था। ठीक है, खाद्य संसाधन का अभाव था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ठीक है, खाद्य संसाधन तो समृद्ध था, लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव था। और खनिज वो कहां से मंगाते थे, खाड़ी देशों से वो खनिज मंगाया करते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग। ठीक है, दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहर, मुद्राएं और आभूषण बनाने की के लिए पत्थर की भी कमी थी। ठीक है, इराकी खजूर, देखिए इराक से वो क्या मंगाते थे, खजूर या पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियां या गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए कोई अच्छी अच्छी खास नहीं थी। मतलब ये सब चीजें उनको निर्यात करना पड़ता था। औजार, पत्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु भी उपलब्ध नहीं थी वहां पर। ठीक है, जब यहाँ पर जब यहाँ पर खनिज संसाधन नहीं था तो औजार कैसे बना सकते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, मिसिपी, विभिन्न प्रकार के पत्थर को, अब देखिए इसको जो ये जो भी आपका खनिज संसाधन है इसको वो कहां से मंगाते थे, तुर्की और ईरान के खाड़ी देशों से ये मंगाते थे। कपड़ा और कृषि उत्पादन का निर्यात करते थे। मतलब कपड़ा तो होता था, ठीक है, वहां पर मतलब कि कपास की अच्छी खासी खेती होती थी। उसके अलावा बाकी जो खाद्य संसाधन था उसकी भी खेती अच्छी खासी होती थी। तो कपड़ा और कृषि उत्पादन का वह निर्यात करते थे, लेकिन मंगाते क्या थे, जो धातुएं होती हैं, जो खनिज संसाधन होते हैं, उसको वो मंगाते थे। कौन, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता में परिवहन व्यवस्था कैसी थी, कैसे क्या सिस्टम था, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो सबसे ज्यादा परिवहन का माध्यम था वह क्या था, जलमार्ग था। ठीक है, परिवहन का सबसे सस्ता और आसान साधन क्या है, आज भी परिवहन का सबसे अच्छा और सस्ता साधन जलमार्ग ही माना जाता था। ठीक है, और जलमार्ग में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो जलमार्ग की भूमिका निभाती थी और जलमार्ग के लिए प्रसिद्ध थी वह थी फरात नदी। ये आपका फरात नदी, आपका सिंबल देख रहे हैं, फरात नदी का ये फोटो है। ये फरात नदी से ऐसे ऐसे माल जाता था जहाजों के रास्ते। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जाकर देखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 की लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहां पर आप लोग सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।